गुड इवनिंग, वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। और आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब क्या है, पहले उसके बारे में डिस्कस कर दें। डिस्पर्शन क्या है? डाटे की स्कैटर्डनेस को चेक करती है। स्कैटर्डनेस मतलब डाटा कितना बिखरा हुआ। डिस्पर्शन मेजर द स्कैटर्डनेस ऑफ डाटा। ये स्कैटर्डनेस ऑफ डाटा लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसको मैं अंडरलाइन करूंगा ना, वो मैं, इसका मतलब मैं पढ़ रहा हूं क्या लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज देयर इन योर बुक, हर चीज बुक पे लिखी हुई है। तो डिस्पर्शन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा वे है जिससे आप डाटे की स्कैटर्डनेस को मेजर करते हो। अब स्कैटर्डनेस को क्यों मेजर किया जाता है? ताकि अब आप देखो, हम एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। हेट्रोजीनियस समझते हो? हर आइटम एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। और फिर हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना है आप में से, जो आपको पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दे। अब जितना ज्यादा डाटे का बिखरा होगा, डिफरेंट होगा, उतना ज्यादा आप, मैडम सुन लो, हाँ, जितना ज्यादा डाटा बिखरा होगा, जितने डाटे की ज्यादा स्कैटर्डनेस होगी, आपका जो एवरेज है उस डाटे को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। आप में से अगर कोई सीआर चुनना पड़े, आप में से क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज, बिकॉज आप बहुत अलग हो, डिफरेंट हो, और आप हार्डली किसी को बहुत अच्छी तरह जानते हो। 15-20 दिन, 25 दिन से एक दूसरे को जानते हो। तो आप अगर हम लोग पिछले 5-7 साल से पढ़ रहे होते, या 5-7 महीने भी, तुम्हारे अंदर होमोजेनिटी आ जाती है, डाटा सिमिलर जैसा होने लग जाता है। तो वहां पर है आपका एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना ईजी हो जाता है। जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो कई सालों से एक दूसरे को जान रहे होते हो, ऑल्दो वहां पर आप लोग डिफरेंट जरूर होते हो, बट फिर भी बहुत सारी चीजों में सिमिलर हो जाते हो। तो वहां पर स्कैटर्डनेस कम हो जाती है, बिखरा बिखराव जो होता है ना डाटे का, वो कम हो जाता है। तो वहां पर हम एक बंदे को मॉनिटर चुन लेते हैं, जो सबको अच्छी तरह जानता होता है, जो सबको रिप्रेजेंट कर पाता है। लेकिन यहां पर डाटा बिखरा हुआ है, इसलिए जब हम सारी कैलकुलेशन मीन, मीडियन, मोड पे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, और सारी डाटे को हम मान के चलते हैं कि यही एक फिगर है, पूरी होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए देखना तो पड़ेगा ना, जिसका मीन, मीडियन या मोड या हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन निकाला है, कि क्या वो वाकई में रिप्रेजेंट कर पा रहा है। अगर डाटा ऑलरेडी इतना ज्यादा बिखरा हुआ है, तो उसमें आपका रिप्रेजेंटेटिव चुन भी लोगे, तो क्या उस पॉपुलेशन को वाकई में वो रिप्रेजेंट कर पाएगा? सपोज नहीं कर। जानने के लिए हम लोग डिस्पर्शन को मेजर करते हैं। जितनी ज्यादा डिस्पर्शन मतलब उतना ज्यादा डाटे में बिखरावट, और जितना बिखरा हुआ डाटा, जितनी स्कैटर्डनेस, उतना ज्यादा मीन पे आप डिपेंडेंट लेस हो जाओगे, उतना मीन जो है वो लेस डिपेंडेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपकी आपकी क्लास में मैं 2 ग्रुप बना दूं जेंडर बेसिस पे, मेल फीमेल को अलग अलग कर दूं, और फीमेल का एक जेंडर, फीमेल में से एक सीआर अपॉइंट कर दूं, और फीमेल में से दूसरा कर दूं, तो टू सम एक्सटेंट बेटर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। टू सम एक्सटेंट, नॉट एग्जैक्ट, बट होमोजेनिटी काफी हद तक आ चुकी। लेकिन अगर मैं पूरे ग्रुप में से एक बच्चे को चुनूं तो इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि डाटा हेट्रोजीनियस है। जब मैं मेल फीमेल में बांट दूंगा तो बहुत सारी चीजें सिमिलर हो जाएंगी, और सिमिलर हो जाएंगी तो वहां पर आप उस ग्रुप को एक लड़की द्वारा रिप्रेजेंट करना ईजी हो जाएगा। और बॉयज को अलग कर देते हैं, बॉयज में से एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, तो डाटे को होमोजीनियस किया, और होमोजीनियस के करने से उनकी डिस्पर्शन कम होगी। डिस्पर्शन कम होने से जब मैंने मीन निकाला तो वो ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेटिव साबित हुआ। ओके, इसलिए हमें डिस्पर्शन को निकालना होता है। डिस्पर्शन इज मेजर्ड टू नो द रिलायबिलिटी ऑफ सेंटर वैल्यू। डिस्पर्शन इज मेजर्ड टू नो द रिलायबिलिटी ऑफ सेंटर वैल्यू। सेंटर वैल्यू की रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए हम डिस्पर्शन यूज करते हैं। इट इज मेजर्ड टू फाइंड आउट वेदर सेंटर वैल्यू रिप्रेजेंट इट्स होल डाटा और नॉट। यही देखना होता है कि आपकी जो सेंटर वैल्यू है वो पूरे डाटे को रिप्रेजेंट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर बिल्कुल होमोजीनियस डाटा है तो हम लोग एक छोटी सी ब्लड की बूंद लेके भी पूरे बॉडी के ब्लड को रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। आप अगर कोई टेस्ट, सैंपल टेस्ट देने जाते हो, तो वहां हम लोग ड्रॉप लेते हैं ना ब्लड का, सिर्फ वो ड्रॉप इतना सफिशिएंट होता है कि पूरी ब्लड, बॉडी के ब्लड को रिप्रेजेंट कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो बॉडी है उसमें होमोजेनिटी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? तो वो चीज है कि
डिस्पर्शन ऑलमोस्ट ब्लड की 0 होती है, आप कहीं से ब्लड ले लो ऑलमोस्ट वो सिमिलर ही मिलेगा आपको, इसलिए छोटी सी बूंद पूरे ब्लड को रिप्रेजेंट कर देती है। इट इज मेजर टू फाइंड आउट द वेदर सेंट्रल वैल्यू रिप्रेजेंट इट्स होल डाटा और नॉट। हायर द डिस्पर्शन, अगर डिस्पर्शन ज्यादा होगी तो लोअर विल बी द रिप्रेजेंटेशन। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, पूरे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरे डाटा को। डिस्पर्शन मेजर द हेट्रोजेनिटी ऑफ डाटा, कि डाटा कितना हेट्रोजीनियस है, जितना ज्यादा हेट्रोजीनियस होगा उतना ज्यादा रिलायबिलिटी मीन की फॉल कर जाएगी। अब डिस्पर्शन में ना स्कैटर्डनेस निकालने के लिए दो तरीके हैं, मेथड ऑफ डिस्पर्शन। एक मेथड है जिसमें हम पूरे डाटे की स्कैटर्डनेस को मेजर करते हैं, और दूसरा मेथड होता है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि डाटा अपनी मीन से कितना स्कैटर्ड है। नहीं समझे? एक में हम पूरे डाटे एज ए होल उसकी स्कैटर्डनेस को मेजर करते हैं, एक में हम लोग मेजर करते हैं कि एक मीन और उसके डाटे में कितना डिफरेंस है। समझ रहे हो ना? एक में एक सेंटर वैल्यू को खड़ा कर दिया जाता है और उसके साथ सबको कंपेयर किया जाता है, तो जितना डिफरेंस है वो मीन से स्कैटर्डनेस को इंडिकेट करता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप मीन निकालो ही मत, लोएस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू को देख देख के कंपेयर कर लो कि कितना बिखरा है डाटा। दो तरीके हैं, पहला है मेथड विच मेजर द स्कैटर्डनेस ऑफ होल डाटा, पूरे डाटे का स्कैटर्डनेस मेजर करना है, और दूसरा मेथड्स है जहां पर हम लोग एक सेंटर वैल्यू से मेथड्स विच मेजर एवरेज डिस्पर्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सेंटर वैल्यू, यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव से आप कितने ज्यादा डिस्पर्स्ड हो। क्लियर? अब ये जो स्कैटर्डनेस होती है ना, ये एब्सोल्यूट भी होती है और रिलेटिव भी होती है। दोनों मेथड में स्कैटर्डनेस एब्सोल्यूट भी होती है और रिलेटिव भी होती है। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट डिस्पर्शन? क्या होती है एब्सोल्यूट चीज, और रिलेटिव और एब्सोल्यूट में अंतर समझ में आता है? क्या रिलेटिव और एब्सोल्यूट? हाँ जी, वो तो मैं आपकी बात समझ गया कि एब्सोल्यूट यूनिट में होती है और रिलेटिव जो होती है विदाउट यूनिट में होती है, वो ठीक है। हाँ, रिलेटिव जो होता है, हाँ बिल्कुल, इन कंपैरिजन टू सम होता है, किसी के साथ कंपेयर्ड हुआ होता है वो, तो वहां से वो ज्यादा मीनिंगफुल होता है, रिलेटिव कंपैरिजन होता है। ठीक है, हम अमीर है लेकिन दूसरों के मुकाबले में ज्यादा अमीर है, हम अमीर होना एक वेग टर्म है, लेकिन फलाने के मुकाबले में ज्यादा अमीर है तो रिलेटिव कंपैरिजन है। हम गरीब हैं एक समथिंग एल्स की, गरीब कितने गरीब, गरीब तो बहुत टाइप के लोग हो सकते हैं, लेकिन किसी के मुकाबले में गरीब है तो कंपैरिजन हो गया, तो वहां पे वो रिलेटिव बन जाता है। जैसे परसेंटेज होती है ना, आप इफ यू स्कोर 75 मार्क्स, आप बताना जरा, आप 75 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो तो आप अच्छे स्टूडेंट हो कोई नहीं, एवरेज हो? हाउ? नहीं समझा नहीं, आपको कैसे पता कि आप एवरेज हो? मैंने मार्क्स दे दिए ना आपको 75, तो आप अच्छे स्टूडेंट हो कि नहीं अच्छे हो, ठीक ठाक हो? हाउ? मैंने तो परसेंटेज की बात ही नहीं की, मैं तो मार्क्स की बात की है। आपको मैंने 75 मार्क्स अलॉट कर दिए, हाउ यू नो, हाउ यू नो कि आप आफ्टर गेटिंग 75 मार्क्स आप एवरेज स्टूडेंट हो? हाउ यू टेक डिसीजन दिस? बताइए, आपने कैसे डिसाइड किया ये? आप बताइए जरा, किस चीज का कंपैरिजन चाहिए आपको? कैसे? आप 75 स्कोर करते हो, आप इंटेलिजेंट हो या वीक हो? इनके 72 आए हैं, आपके 74 हैं। आप, हाँ बोलो, अरे आप बोलो कितने में से है? क्या हाँ जी? आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट कर रहे हो, आप बोलो कितने में से? मैं बोलूं 75 में से 75 स्कोर कर रहे हो, आप नालायक हो? यू डोंट आस्क मी फॉर कंपैरिजन। आप क्या, आपका आंसर होना चाहिए था कि मेरे को बताओ कितने में से, तब बताऊंगी इंटेलिजेंट की वीक। आपने अपने आप इसे 100 में से मान लिया, ऐसे नहीं ना होता, एब्सोल्यूट यही नंबर है, एक नंबर दे दिया, जस्ट कंपेयर इट।
कुछ है कंपैरिजन करने को, कैसे डिसाइड करोगे? रिलेटिव में आपके पास कंपैरिजन करने के लिए चीज दी होती है। जैसे मैंने बोला कि अगर इफ यू स्कोर 75 आउट ऑफ 75 इट मींस यू आर 100%, यू आर गेटिंग 100%, आप इंटेलिजेंट हो। रिलेटिव एक ऐसा मेजर होता है जिसमें कंपैरिजन करने के लिए भी कोई चीज होती है। जब हम बात करते हैं 75% इट्स ऑलवेज अगेंस्ट 100, रिलेटिव हमेशा कंपेयर्ड होता है। 0.75 है, 0.75 रिलेटिव नंबर है, इट मींस इट्स ऑलवेज कंपेयर्ड विद 1, ठीक है। तो रिलेटिव मेजरमेंट हमेशा कंपेयर्ड होती है किसी चीज के साथ, उसका मीनिंग निकालना आसान होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर बोल दो तो दैट डजंट मीन कि उसका कोई मीनिंग है। मान लीजिए आपके फादर 1 लाख रुपया पर मंथ कमाते हैं, ठीक है, तो बताइए जरा, आप रिच हो के वीक हो? कुछ काहे नहीं बता सकती, किसके साथ कंपेयर करना चाहते हो? हम यहां पर कंपैरिजन करेंगे पैसे की परचेजिंग पावर के साथ, कि हम लोग क्या 1 लाख रुपए में से कैसा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है, किस तरीके की परचेजिंग कर सकते हैं। हो सकता है कि 1 लाख कमाने के बावजूद भी बहुत हम लोग पुअर हो, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो कि 1 लाख का कुछ आता ही ना हो। तो सिर्फ एक नंबर डजंट मीन एनीथिंग जब तक वो कंपेयर्ड नहीं होता। तो रिलेटिव मेजर जो होता है वो कंपेयर्ड होता है, एब्सोल्यूट कंपेयर्ड नहीं होता। तो डिस्पर्शन आगे, अगर आप होल डाटे की डिस्पर्शन निकालते हो या फिर मीन के साथ डाटे की डिस्पर्शन निकालते हो, बोथ केसेस में आपकी डिस्पर्शन एब्सोल्यूट भी हो सकती है और रिलेटिव भी हो सकती है। एब्सोल्यूट अगर आप इसकी निकालते हो, देखो अगर आप होल डाटे की डिस्पर्शन निकालते हो तो एब्सोल्यूट के दो मेथड है, रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, और रिलेटिव के भी दो मेथड है, एक कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन एब्सोल्यूट मेजर है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, एक रिलेटिव मेजर है। किस चीज के? होल डाटे की डिस्पर्शन के, ठीक है। और सिमिलर मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एक एब्सोल्यूट मेजर है, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन एक एब्सोल्यूट मेजर है जब हम लोग सेंट्रल वैल्यू से डिस्पर्शन मेजर कर रहे हैं, सेंट्रल वैल्यू से डिस्पर्शन मेजर कर रहे हैं, तो आपकी डिस्पर्शन है मीन डेविएशन से निकाली जा सकती है और स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाली जा सकती है। इसलिए जब भी आप देखोगे ना, अपनी ऑफ कोर्स मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा हुआ है ना, और अगर आपको याद हो इवन मीन डेविएशन हो या स्टैंडर्ड डेविएशन हो, हम लोग पहले मीन निकालते हैं, लेकिन जब आप रेंज निकाल रहे हो या क्वार्टाइल डेविएशन निकाल रहे हो तो हम मीन नहीं निकाल रहे। कारण समझ आया कि हम लोगों ने रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन में हमने डाटा की डिस्पर्शन चेक करनी है, ओवरऑल डाटे में बिखरावट कितनी है, स्कैटर्डनेस कितनी है। लेकिन जब हमें मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन करना है तो हमें पहले मीन के साथ डाटा कंपेयर करना है, सेंटर वैल्यू के साथ हमें कंपेयर करके देखना है, तो वहां पे सेंटर वैल्यू के अगेंस्ट डिस्पर्शन उठानी है, तो इसलिए वहां पे पहले सेंटर वैल्यू निकाली जाती है। मीन में आपको पहले मीन डेविएशन में आपको सेंटर वैल्यू चुननी पड़ेगी पहले, फिर हर एक को उसके साथ कंपेयर करके डिस्पर्शन का पता चलेगा। तो अगर एब्सोल्यूट मेथड फॉलो करना चाहते हो तो आपके पास मीन डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर रिलेटिव फॉलो करना चाहते हो तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट वेरिएशन है। क्लियर? एब्सोल्यूट मेथड और रिलेटिव मेथड आपको क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले की ए की, जिसमें हम होल डाटे की डिस्पर्शन को मेजर करेंगे, ठीक है जी, होल डाटे की डिस्पर्शन को मेजर करेंगे। एनी ऑफ यू, किसी को लगता है कि ये चैप्टर आपका बहुत वीक है? वीक है आपका, ओके, हाँ जी। और किसी को लगता है कि बहुत स्ट्रांग है? कोई बात नहीं, कर लेंगे। किसी को लगता है बहुत स्ट्रांग है? अरे कोई बात नहीं, पूछूंगा नहीं, अपने आप फीलिंग बताओ। लगता है किसी को लगता है कि हाँ ये क्वेश्चंस आते हैं तो कर लेंगे? आपको लगता है? ठीक है, चलिए शुरू कर रहे हैं। वो ये कि आपने समझ, आपको नॉलेज लेनी है, स्कोर करने के पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड कि यू हैव टू डिवोट टाइम, डिवोट का, हमारी आवाज गूंजनी चाहिए कानों में जाकर, नींद खुले तो डिस्पर्शन चल रहा हो दिमाग में,
तो मजा आए। चलता है हैं? इतना नहीं चलता तो चलना चाहिए ना, चलना चाहिए, इतना चलना चाहिए कि आंखें खुले तो पहली शक्ल मेरी आए सामने और फिर डिस्पर्शन आए, है ना, ऐसा होना चाहिए। चलो क्या हो गया, क्या कह रहा है ये, बोल ले भाई, अंदर रह जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। एब्सोल्यूट मेथड और रिलेटिव आपको क्लियर। रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज बेसिकली, अच्छा, किसी डाटे की डिस्पर्शन निकालने का तरीका क्या होता है? डाटे की डिस्पर्शन, लोएस्ट वैल्यू उठा लो, लार्जेस्ट वैल्यू उठा लो। हमारे देश में डिस्पर्शन बहुत ज्यादा है, गरीब से गरीब मिल जाएगा, अमीर से अमीर मिल जाएगा, अमंग द रिचेस्ट भी मिल जाएंगे और अमंग द पूरेस्ट भी हमारी कंट्री में है। तो डिस्पर्शन बहुत ज्यादा है, इनकम लेवल डिस्पर्शन बहुत बड़ी है। वही है, किसी चीज को हमारे क्लास में, हमारे नॉट इन क्लास स्टूडेंट के बारे में बात करें, नलायक से नलायक मिल जाए, गड्ढा खोद के बैठे हैं, नेगेटिव भी लेके आते हैं, और ऐसे भी है जो 100 स्कोर भी करते हैं। देखो परसेंटाइल कितने आए हैं अभी, किसका आया, का आया ना अभी, ना 100% पे लेके गए हैं, और एक नहीं 5-6 बच्चे लेके गए हैं। 2 पीपल जो करते हैं स्कोर। कंपैरिजन किया कभी अपने आप का? हमारे 100% नहीं आते, वो परसेंटाइल लेके गए हैं। और दूसरी बात है कि हमारे किसी टुच्चू से सब्जेक्ट में नहीं आते, वो एंट्रेंस में लेके गए हैं, आईआईटी के एंट्रेंस में। सीधा डिफरेंस, वो भी तो आप जैसे ही हो ना, कि एज ग्रुप के ही लोग हैं, तो डिफरेंस तो है ही है। तो डिस्पर्शन हमारे देश में हर चीज में मिल जाती है। कैसे कंपैरिजन का, हाउ टू कैलकुलेट द डिस्पर्शन? छोटी से छोटी लोएस्ट वैल्यू को उठा लो, लार्जेस्ट वैल्यू को उठा लो, यू विल गेट द डिस्पर्शन। तो ये आ गया डिस्पर्शन, ठीक है। ओवरऑल डिस्पर्शन को मेजर करता है, और तरीका क्या है, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को उठा लो, डिफरेंस ले लो। अब जो रेंज है ये अपने आप में क्या है, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ रेंज में क्या आएगा, इसी चीज को परसेंटेज में ले आएंगे। देखो अगर आप रेंज कैलकुलेट करते हो तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और अगर आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज को कैलकुलेट करना चाहते हो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, टोटल में से, अरे कंपैरिजन करना है, उसी के टोटल से कंपेयर कर लो। वी हैव नथिंग टू कंपेयर, उसी के टोटल से कंपेयर कर लो, ठीक है। तो ये परसेंटेज में आएगा, तो परसेंटेज में डिस्पर्शन पता चल जाएगी कि टोटल के मुकाबले में कितनी डिस्पर्शन है। और अगर इफ यू डोंट मल्टीप्लाई विद दिस 100 तो आपकी जो डिस्पर्शन है पॉइंट्स में आ जाएगी, तो कंपैरिजन एक के अगेंस्ट होगा, अदरवाइज परसेंटेज होती है। अगर पॉइंट्स में चीज ले, 100 से मल्टीप्लाई ना करे, तो कंपैरिजन की बार जो होती है 1 होती है, और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो कंपैरिजन किससे होता है, 100 से होता है, ठीक। चलें आगे, ओके। उसके बाद आता है इंडिविजुअल सीरीज। अब ये तो निकालना आता ही होगा, ठीक है, मैं चलो बता देता हूं। ये x है 2, 4, 6, 8, 10, 20 एंड 40। अब रेंज निकालें, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 40 और लोएस्ट क्या है 2, तो रेंज क्या है 38। अब देखो 30, अब ये कोई आप बता सकते हो 38 बहुत बड़ी है छोटी है, नहीं पता, क्योंकि एब्सोल्यूट निकालोगे तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज में आपका आएगा 48 माइनस 40 माइनस 2 और 40 प्लस 2, 38 डिवाइड बाय 42 इंटू 100 से करोगे तो ह्यूज डिस्पर्शन आ जाएगी। चले आगे, और अगर डिस्पर्शन कोई फायदा नहीं, कर भी लोगे रिलायबिलिटी नहीं बनेगी, को सेटिस्फेक्शन देनी है तो अलग बात है, कई काम हम संतुष्टि के लिए कर लेते हैं, तो पता है उसका रिजल्ट कुछ नहीं होना होता, ठीक है। तो डिस्पर्शन इतनी ज्यादा, मीन रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा किसी को, तो उसका फायदा कोई नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज में हम अगेन रेंज निकालने के लिए हमें वेरिएबल की वैल्यू उठानी है कि फ्रीक्वेंसी की? फ्रीक्वेंसी तो वो वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये है वेरिएबल की उठाएंगे। हाईएस्ट वैल्यू आ गई 100 और लोएस्ट आ गई 2, तो रेंज कितना आ गया 98। और अगर ये रेंज आ गया, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना हो तो 100 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 2 इंटू 100 से कर दोगे परसेंटेज में, अगर इंटू 100 नहीं करोगे तो पॉइंट्स में, ठीक। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कंटिन्यूस सीरीज, ऑफ कोर्स कंटिन्यूस सीरीज में दो तरीके हैं, मिड वैल्यू लेके कर लो या लोएस्ट वैल्यू लेके कर लो या हाईएस्ट वैल्यू।
कंटिन्यूस सीरीज में क्या हमें क्लास इंटरवल देखने हैं या फिर कैंसिस देखनी है? क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल को ऐसा ही देख लूं क्या मिड वैल्यूज निकाल के देखूं? मैंने मिड वैल्यू निकाल के देखी है, ठीक, मिड वैल्यू निकाल ली। लोएस्ट मिड वैल्यू कितनी आई है? 5। हाईएस्ट मिड वैल्यू कितनी आई है? 75। कंपेयर कर लिया, डिस्पर्शन कितनी आई? 70। और अगर मुझे, ये तो आ गया रेंज 70, और अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना हुआ तो 70 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। ओके है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया। चलो आगे चलते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ रेंज, कहते रेंज से क्या समझे? रेंज से सिंपली ये समझे कि ज्यादा डिस्पर्शन तो डाटा बिखरा ज्यादा है, रिलायबिलिटी डाटा की कम है, ठीक है। कई ऐसी पर्सनैलिटीज देखी है जिसमें डिस्पर्शन बहुत ज्यादा होती है, क्या होती देखी नहीं है? एक्साइटेड हो जाते हैं ज्यादा। हाँ ठीक है, बोलो बोलो, अपने विचार दो, कोई चक्कर नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें स्टेबिलिटी नहीं होती। आज वो एक चीज सोचते हैं फिर बदल देते हैं, फिर दूसरी सोचते हैं फिर बदल देते हैं, उनमें डिस्पर्शन, अपने विचारों में डिस्पर्शन है। ऐसे लोगों को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनका डिसीजन स्टेबल ही नहीं है। कोई चीज सोचते हैं और फिर उन्हीं में ढूंढ लेते हैं, फिर बदल देते हैं। और एक कुछ लोग होते हैं जिनकी सोच स्टेबल होती है, उनको पता है कि ये यू कैन प्रिडिक्ट सम पीपल वेरी इजिली कि आगे ये काम होने वाला है। तो वो लोग होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी होती है, उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उन पे विश्वास किया जा सकता है। विश्वास हम उस बंदे पे कभी नहीं करते जो स्टेबल नहीं है। हम हमेशा, हम लोग बोलते हैं जुबान दे दी, तो वो जुबान की वैल्यू उन्हीं लोगों की होती है जिन्होंने उसे प्रूव किया होता है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जो बंदा बदल जाता है ना, उसमें डिस्पर्शन है, और डिस्पर्शन जिसमें होती है वो उस पे विश्वास कोई नहीं करता, ठीक है। चले आगे। तो हायर द रेंज मोर विल बी द डिस्पर्शन। रेंज की प्रॉपर्टी क्या है? कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। अगर आप ओरिजिन, अच्छा ध्यान दो, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन का मतलब आप रेंज के ओरिजिन को भी बदल दो, रेंज उतनी आएगी। दिखाऊं? एक्स है 2 4 6 8 10, ठीक, और रेंज आई इसकी इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8। वाई ले लिया, जो वाई एक्स प्लस 5 है। हमने क्या कर लिया? ओरिजिन चेंज कर दिया। क्या हमने ओरिजिन चेंज किया है? बिल्कुल हाँ। 7 9 11 13 रेंज ऑफ वाई 8, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं इसको। इंडिपेंडेंट का मतलब तुम ओरिजिन चेंज कर दो, आंसर सेम आएगा, कुछ मर्जी बदल दो। z निकाल लो, x माइनस 10, x माइनस 10, तो माइनस 8 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0। रेंज ऑफ z इज इक्वल टू, हाइएस्ट वैल्यू क्या है? 0 माइनस 8 पॉजिटिव 8। तो अब देखो, आप जब ओरिजिन चेंज कर रहे हो तो आपकी रेंज सेम रह रही है, इसलिए हम बोलते हैं रेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। मीन मीडियन मोड इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन थे। देखो समझो, नॉट इंडिपेंडेंट थे मतलब क्या है? अगर आप ओरिजिन चेंज करते थे मीन मीडियन मोड में तो ओरिजिन उसका भी चेंज हो जाता था, तो एवरेज का भी ओरिजिन चेंज हो जाता था, इसलिए बोलते हैं नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हो? डिपेंडेंट है, समझ रहे हो? नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट है, बदलेगा तो बदल जाएगा, और इंडिपेंडेंट का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ओरिजिन चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रेंज सेम रहेगी। तो रेंज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिन बदल भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने ओरिजिन चेंज किए हैं, स्टिल यू गेट द सेम आंसर, ठीक।
इसलिए अगर एक सीरीज की रेंज दी हुई है और दूसरी सीरीज की रेंज पूछी है जिसमें वो उसका ओरिजिन में चेंज करके दूसरी सीरीज बना दी, प्लस कर दिया, कुछ माइनस कर दिया और एक नई सीरीज बना दी, तो घबराने की जरूरत नहीं, जो ओरिजिनल सीरीज की रेंज है वही उस नई की भी आएगी, कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, उतना ही आएगा, यही तो प्रॉपर्टी है। आगे चलते हैं, स्केल चेंज करके देखें, ठीक है, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल है, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल मतलब चेंज होगा, ठीक है, सेम प्रपोर्शन में। ये एक्स है 2 4 6 8 एंड 10, यहां रेंज मेजर करते हैं, 8 आ गई, 5y इज सॉरी 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 y इज इक्वल टू 5x, ठीक है, 5 कर दिया, ये आपका आ गया 10 20 30 40 एंड 50, x की रेंज आ गई। अब रेंज y की निकालते हैं, 50 माइनस 10 40, तो मैं कह सकता हूं 5 इंटू 8, ठीक है, y 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो रेंज भी 5 से मल्टीप्लाई होगी, 5x हो गया तो रेंज में मल्टीप्लाई हो गया, इसको मैं बोलूंगा नॉट इंडिपेंडेंट, बिल्कुल बोलूंगा ना, नॉट इंडिपेंडेंट है, ये बदल जाएगा, यानी कि डिपेंडेंट है नेगेटिव सेंस में, नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट भी नेगेटिव शब्द है, नॉट भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव का मतलब डिपेंडेंट हो गया, कि डिपेंडेंट ऑन स्केल, अगर आप स्केल बदलोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा। अच्छा डिवाइड करके बताओ, z बना लेते हैं, x को 5 से डिवाइड करके, स्केल, ये भी तो स्केल चेंज कर दिया हमने, तो रेंज देखते हैं, मैं बात सिर्फ रेंज की कर रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज की नहीं कर रहा, ये प्रॉपर्टीज जो होती है ना रेंज की, एब्सोल्यूट मेजर की होती हैं, रिलेटिव मेजर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है इनमें। ओके जी, ओके, 2/5 4/5 6/5 8/5 10/5, रेंज of z 10/5 minus 8/5, तो आ गया ना वही, हाँ 8/5 हो गया, 5 से डिवाइड था x को, x की रेंज भी 5 से डिवाइड होगी, z की रेंज आ गई, ठीक है, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल बट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केल चेंज करने से फर्क पड़ेगा। मीन मीडियन मोड में भी ये सेम प्रॉपर्टीज काम करती हैं। अच्छा, मीन मीडियन मोड में स्केल का भी नॉट इंडिपेंडेंट है और ओरिजिन का भी नॉट इंडिपेंडेंट है, लेकिन डिस्पर्शन में जो पहली हमने रेंज किया वो नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट इंडिपेंडेंट ऑफ, नहीं नॉट बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल बट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। और मैं बताऊं डिस्पर्शन के सारे मेथड में ये रूल लगता है, चाहे आप रेंज की बात कर लो, चाहे आप क्वार्टल डिवीजन की बात कर लो, चाहे मीन डिवीजन की बात कर लो, चाहे स्टैंडर्ड डिवीजन की बात कर लो, 5 मेथड है डिस्पर्शन के, मैंने तो 4 ही गिनाए, पांचवा कौन सा, लॉरेंस कर्व, अरे सुना नहीं लॉरेंस कर्व, अरे पढ़ के नहीं आए हो, कर्व तो सुना होगा, क्लासेस जिन्होंने मेन लगाई है उन्होंने, लॉरेंस कर्व, 5 मेथड है डिस्पर्शन के, एक आपका रेंज है इंटर क्वार्टल रेंज जिसको क्वार्टल डेविएशन बोल दिया आपने, एक मीन डेविएशन, एक स्टैंडर्ड डेविएशन, एक और लॉरेंस कर्व, लॉरेंस कर्व, लॉरेंस कर्व ग्राफिकल मेथड होता है डिस्पर्शन मेजर करने का, बाकी जो 4 मेथड है ना वो आपके मैथमेटिकल मेथड्स हैं जिसमें हमें मैथ्स का इस्तेमाल करना है, मतलब क्लियर। एक मेथड आपका ग्राफिकल मेथड है लॉरेंस कर्व, आप सबने पढ़ा हुआ है +1 या +2 में, पर याद नहीं है आपको, ठीक है, आपकी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी इतनी होती है कि घर जाते भूल जाते हो क्या पढ़ के आए हो, कि याद रहता है, याद रहता है, किसको याद रहता है, सबको याद रहता है, कोशिश करते हो याद रखने की, रिवाइज करते हो, भाई चल पड़, तू भी नाराज हो गया, याद रहता है तेरे को भाई, काफी कुछ रहता है,
अरे चलो चलें आगे, आगे चलते हैं। घबराया मत करो, आप बोला करो हमसे पूछो। देखो सिंपल सी बात है, पूछोगे तो आपकी चीज रिवाइज होगी। आपको अगर पूछा जाए तो आप समझो, आपको ऑफकोर्स पैनिक होता है उस समय जब आपसे पूछा जाता है, लेकिन आप रिकॉल करने की कोशिश करते हो, चीजें याद आ जाती हैं, ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाती है जब पूछा जाता है। तो डरने की क्या बात है, नहीं आता तो बताएंगे ना, ऐसा थोड़ा ना कहेंगे चलो भागो यहां से, आता नहीं आपको, ऐसा नहीं है, नहीं आएगा तो बताएंगे। चलिए आगे कहां गया, ये हो गया था ना। ये मैंने लिखा है नोट में, प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ रेंज, नॉट ऑन कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज पे ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस यूजेस ऑफ रेंज, रेंज का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल में जहां पे टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम होता है ना, किससे नीचे जाएगा तो खराब हो जाएगा, उससे ऊपर जाएगा तो खराब होगा, तो रेंज आ जाती है वहां पे टेम्परेचर की, ठीक है। तो वो क्वालिटी कंट्रोल में हम लोग रेंज का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ रेंज, रेंज कैन नॉट बी अप्लाइड इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज। अगर ओपन एंड सीरीज होगी तो क्या होगा, पहला आइटम ही नहीं है, लास्ट वाला आइटम नहीं है। जब पहला और लास्ट वाला आइटम ही नहीं है तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप रेंज का इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो इंटर क्वार्टल रेंज निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज इंटर क्वार्टल रेंज, जहां पर रेंज फेल हो जाए वहां इंटर क्वार्टल रेंज। रेंज कहां पर फेल होगी, ओपन एंड सीरीज में वो फेल हो जाएगी। आप ओपन एंड सीरीज की डिस्पर्शन रेंज के थ्रू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू पता ही नहीं होगी, ना पहली पता ना लास्ट पता, रेंज कैसे निकाल लोगे। वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी, क्वार्टल रेंज पे चलते हैं। इंटर रेंज शुरू वाले 25% को, आखिर वाले 25% को उठा देता है, मिडल वाली 50% की परसेंट निकालता है। नहीं समझे, वो निकालता है। देखो इंटर क्वार्टल रेंज क्या करता है, ये देखिए, एक डाटा है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, उसने इसका और इसका डिफरेंस ले लेना है। तो भाड़ में गया ये डाटा और ये डाटा, इन दोनों का कंपैरिजन, यानी कि सिर्फ मिडल 50% वाली आइटम्स का रेंज अगर निकालना हो तो उसे क्या बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसकी एप्लीकेशन क्या रहेगी, ओपन एंड सीरीज में बेस्ट मेथड है ये डिस्पर्शन का, ओपन एंड सीरीज में डिस्पर्शन निकालने का बेस्ट मेथड, ठीक। चलते हैं आगे। रेंज कैन नॉट बी अप्लाइड इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज, हो गया। ये आ गया बिटवीन मिडल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन की ये रेंज कैलकुलेट, फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस 1। ऑफ कोर्स अगर आप डेविएशन निकालोगे, अच्छा इसको ना कई बार ये इंटर क्वार्टल रेंज है, कई बार इसको क्वार्टल डेविएशन भी यूज कर लेते हैं। अगर क्वार्टल देखो, अगर इंटर क्वार्टल रेंज है तो ये होगा, अगर क्वार्टल डेविएशन शब्द लिखा है तो इसकी एवरेज ले लो बस, मतलब तो सेम ही है। अगर इंटर क्वार्टल रेंज बोला है Q3 माइनस, ठीक है, अगर शब्द तो Q3 माइनस Q1 2, ओके। कोफिशिएंट, क्वार्टल डेविएशन क्या होगा, रिलेटिव मेजर होगा, ये परसेंटेज में होगा। ये जो इंटर क्वार्टल रेंज या कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन जो है, सॉरी जो आपका क्वार्टल डेविएशन है या रेंज, सॉरी इंटर क्वार्टल रेंज और क्वार्टल डेविएशन है, दोनों क्या है, एब्सोल्यूट मेजर है ना। जो आपकी इंटर क्वार्टल रेंज या क्वार्टल डेविएशन है वो बेसिकली है क्या, वो आपके लिए रिलेटिव मेजर नहीं है, एब्सोल्यूट है। अगर इसका रिलेटिव मेजर निकालना हो तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ इंटर क्वार्टल रेंज कंपटीशन, ये मैंने वो आपने कर ही लिया होगा, ठीक है, क्लियर। प्रॉपर्टी सेम है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर क्वार्टल रेंज एंड क्वार्टल डेविएशन। क्या
मुझे एक इंटर क्वार्टल रेंज के न्यूमेरिकल कराने की जरूरत है, ठीक है। आपको नोट्स दिए गए, उनमें सॉल्व है वो क्वेश्चंस, तो आप देख लेना, अगर आपको लगे किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लेना। है क्या, Q3 निकालना है, Q1 निकालना है, यू ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट द Q3 एंड Q1, फिर उसका डिफरेंस ले लेना है, तो आपके पास रेंज, इंटर क्वार्टल रेंज आ जाएगी। अगर उसको Q3 माइनस Q1 को डिवाइड करके 2 से करोगे तो आपके पास क्वार्टल डिवीजन आ जाएगी। और अगर Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 इंटू 100 करोगे तो वो परसेंटेज में कोफिशिएंट आ जाएगा। क्लियर है, इजी है, क्योंकि आपको निकालने आते हैं तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये भी आ जाएंगे आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज। क्या चीज, क्या प्रॉपर्टी तो सेम ही है ना, इंटर क्वार्टल रेंज या क्वार्टल डिवीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, प्लस माइनस कर लो आपका आंसर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ओरिजिन चेंज कर दो सीरीज का, बिना ओरिजिन चेंज किए निकालो, और ओरिजिन चेंज करके निकाल लो, चाहे प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो, आपका जो इंटर क्वार्टल रेंज या क्वार्टल डिवीजन सेम आएगा। तो क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। लेकिन अगर आप उसका स्केल चेंज करते हो तो आपको क्वार्टल डिवीजन का भी या इंटर क्वार्टल रेंज का भी स्केल चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, तो उसको बोलेंगे ना नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। अभी तो मैंने बोला कि 5 मेथड है, पांचों में से 4 अलजेब्रिक है, चारों के ऊपर ये प्रॉपर्टी सेम है। जो ग्राफिकल है उस पर तो प्रॉपर्टी लगेगी ना, जो 4 हैं अलजेब्रिक हैं उन सारों में ये प्रॉपर्टी काम करेगी आपकी, सारे के सारे इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, यानी कि प्लस माइनस कर दो आपका मीन डेविएशन भी उतना ही आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी उतना ही आएगा, आपका रेंज भी उतना ही आएगा, और क्वार्टल इंटर क्वार्टल रेंज भी उतना ही आएगा। लेकिन अगर आप स्केल चेंज करते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग आपके जो फिगर्स रिजल्ट आएंगे उसका भी स्केल आपको बदलना पड़ेगा। तो स्केल में चारों की चारों एवरेजेस जो हैं वो नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। ओके, चलते हैं आगे, आते हैं मीन डेविएशन पर, ठीक। अब यहां पर था, इससे पहले हम लोग 2 मेथड फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने सिर्फ डाटे की डिस्पर्शन निकाली थी। जहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, डाटे की डिस्पर्शन निकाल रहे थे। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, सेंटर वैल्यू से डाटा कितना डेविएट हो रहा है। तो सेंटर वैल्यू आपकी मीन भी हो सकती है, मीडियन भी हो सकती है, मोड भी हो सकती है, पर मीन इज द बेस्ट सेंटर वैल्यू, तो इन एवरी केस हम वी ट्राई टू कंप्यूट द मीन, ठीक है। क्लियर है, तो ए वाला पार्ट हमारा हो गया, बी वाला पार्ट है, कौन सा ए वाला याद है, ये बताया मैंने अभी यहां पर, ये वाला, ये वाला, ये जिसमें हम होल डाटा की डिस्पर्शन निकाल रहे थे। होल डाटा की डिस्पर्शन निकालने के लिए हमें कौन से 2 मेथड की जरूरत है, रेंज और इंटर क्वार्टल रेंज या क्वार्टल डिवीजन। ये दोनों एब्सोल्यूट हैं, और रिलेटिव कौन से हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डिवीजन, ठीक है। अब आगे बी मेथड को फॉलो करने जा रहे हैं, जहां हम लोग सेंटर वैल्यू से डिस्पर्शन निकालेंगे कि आपकी जो सेंटर वैल्यू है क्या वो सबको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सही सेंटर वैल्यू वही होती है जो सबको रिप्रेजेंट कर दे। ओके, तो आइए देखते हैं, तो कैसे देखेंगे, पहले तो पहला काम होगा, सेंटर वैल्यू मीन भी हो सकती है, लोग बोलते हैं कि मीन से ही निकलता है, मीडियन निकल जाएगा, मोड से भी निकल जाएगा, डिस्पर्शन है बेसिकली, तो ठीक है, डिस्पर्शन निकालिए, सेंटर वैल्यू निकालिए, और फिर चेक डेविएशन चेक कर लीजिए। जितनी ज्यादा डिस्पर्शन आएगी उतनी मीन की रिलायबिलिटी कम आ जाएगी, जितनी डिस्पर्शन कम होगी उतना मीन बेटर होगा, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, मीन डेविएशन, मीन का मतलब यहाँ पे सेंटर वैल्यू है पहली बात तो, ठीक है। यहां पर मीन लिखा मैंने, मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन नहीं है, यहां का मतलब है सेंटर वैल्यू, यानी कि डिस्पर्शन फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू। तो पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हमें सेंटर वैल्यू निकालनी है, ठीक। मीन डेविएशन मेजर एवरेज डिस्पर्शन ऑफ ईच वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल फ्रॉम इट्स सेंटर वैल्यू। एवरेज डिस्पर्शन कितनी है, हर वैल्यू
अपनी एवरेज सेंटर वैल्यू से कितना डिफरेंट है। अब ये डिफरेंस जो देखना होता है ना, वो देखना होता है पर्पस के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से कितना डिफरेंट है, हमारा मकसद क्या है जिस वजह से हम मीन निकाल रहे हैं। अगर वो एक ही डाटा पूरे मकसद को पूरा कर देता है, पूरी पॉपुलेशन से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी अगर वो एक डाटे से मिल जाती है, तो मैं बोलूंगा ना कि रिप्रेजेंट कर रहा है। आप में से एक बच्चा सेलेक्ट कर लिया, मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है, वो आपको रिप्रेजेंट तभी करेगा जब उसको भी उतना ही ज्ञान है जितना आपको है। तो पर्पस, हालांकि मेल अगर स्टूडेंट मैं रिप्रेजेंट निकाल रहा हूं तो फीमेल को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, एज ए जेंडर वाइज वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे उस जेंडर की जरूरत नहीं है, मुझे तो उसकी नॉलेज लेवल की जरूरत है। एज ए नॉलेज तो वो रिप्रेजेंट, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक आपसे अलग दिखता हुआ बंदा आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, मकसद के हिसाब से रिप्रेजेंट कर देगा। कोई कॉमर्स के बारे में जानना चाहता है, वी ऑल हैव सिमिलर टाइप ऑफ, यू ऑल हैव सिमिलर टाइप ऑफ कॉमर्स नॉलेज, 19-21 होगी, ठीक है। अब आप में से उसने एक बच्चे को चुन लिया, क्या वो आपको रिप्रेजेंट कर देगा? कर सकता है, क्योंकि बहुत टेक्निकल नहीं जनरल सी नॉलेज चाहिए उसको। कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, +1 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, +2 में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। कॉमर्स में आगे फील्ड, ज्यादा डिटेल नहीं, जस्ट जनरल, जनरल तो सबको सेम है। अगर आप से पढ़े हो तो ऑटोमेटिकली आपको एक सिमिलर जैसी नॉलेज है, तो ऐसे केस में एक बच्चा आपको आसानी से रिप्रेजेंट कर देगा। तो डिपेंड करता है कि हमें रिप्रेजेंटेशन कितना करवाना है और किस मकसद के लिए करवाना है। अगर बहुत टेक्निकल जाना है तो हर बच्चा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जनरल में हर बच्चे सेम होते हैं, होमोजेनिटी होती है हमारे अंदर, कुछ तो होती है ना। ये जरा हमारे, वी ऑल बिलोंग्स टू डिफरेंट हाउसेस, हम लोग, हमारे परिवार डिफरेंट है, पेरेंट्स काम भी शायद डिफरेंट करते होंगे, आपके करते होंगे अलग, मेरे पेरेंट्स अलग करते होंगे, मदर्स भी डिफरेंट होंगी, कईयों की हाउस वाइफ होंगी, मतलब हाउस होंगी, कईयों की मदर्स ठीक है काम करती होंगी, जॉब्स पे जाती होंगी, ठीक है, डिफरेंट होंगे ना सबके। और जब आपके पेरेंट्स डिफरेंट हैं तो स्टिल हमारे घर का जो स्ट्रक्चर होता है ना चीजों का, मैक्सिमम सेम ही रहता है। ऐसे ही होता है ना कि जो हमारे घरों में मदर्स जो काम करते हैं, ज्यादातर सबके घरों में सिमिलर ही काम मदर्स का होता है, और सिमिलर काम ही फादर का होता है, और सिमिलर काम ही भाई बहन का है। तो वी आर सिमिलर इन दैट सेंस। उसमें मैं आपके परिवार से एक बच्चा खड़ा कर दूं तो अगर उससे पूछ लूं तो वो काफी हद तक सिमिलर जानकारी आपके परिवार की जैसी भी दे देगा, उसमें हम लोग होमोजीनियस हैं। तो डिपेंड करता है, होमोजिनिटी का मतलब किस पर्पस के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर डिस्पर्शन नहीं है, इफ यू ऑल बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज, हमारे अंदर फैमिली वाइज भी हेट्रोजिनिटी आ जाएगी। इन दैट केस एक फैमिली दूसरी फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी, बट बिकॉज वी आर लिविंग इन सिमिलर टाइप ऑफ एरिया। एक मिनट, क्या कह रहे हो? काहे? गिव मी वन वैलिड रीजन। काहे के जवान हो यार आप लोग, कागजी। हाँ जी, तो मैंने, सबने ही कुछ ना कुछ करना होता है घर जाके, हम क्या तमाशा थोड़ा ना कर रहे हैं, हम भी तो लेक्चर ही लगा रहे हैं, हद है। हाँ, तो क्या करें भाई इसमें? ना 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 ना, वो आप नहीं पूरे कर रहे हो, आपकी टेंशन है ना, आप पेंडिंग करके रखते हो, आपकी टेंशन है। मेरा काम तो मेरा लेक्चर लगाना है, मीन डेविएशन खत्म करके तोड़ूंगा। हाँ जी, दैट आई डोंट, ठीक है। तो अरे कर लिया कर लिया कर लिया। मीन डेविएशन मेजर द एवरेज डिस्पर्शन ऑफ ईच क्लास ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम इट्स सेंटर वैल्यू, यानी कि मीन डेविएशन मेजर करता है कि हर वैल्यू उसके मीन को रिप्रेजेंट कर रही है, हर वैल्यू एवरेज डिस्पर्शन बताता है वो, टोटल नहीं, सेंटर वैल्यू से एवरेज डिस्पर्शन। तो इसके लिए पहले सेंटर वैल्यू निकाल तो ले,
ठीक है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेंट्रल वैल्यू। और सेंट्रल वैल्यू आपका मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है एंड मोड भी हो सकता है। ठीक, तो पहले सेंट्रल वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल लिया, फिर फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल डिस्पर्शन निकाल लो। डिस्पर्शन में साइन नहीं लेनी है, साइन को इग्नोर करना है, यहां पर मॉडुलस लेना है। साइन इग्नोर करोगे तो मीन की डेविएशन हमेशा जीरो आएगी, तो साइन कंसीडर करोगे तो मीन की डेविएशन हमेशा जीरो आती है, इसलिए साइन को इग्नोर करेंगे। टोटल डिस्पर्शन आ गई ऊपर, और ये एवरेज निकालने के लिए n से डिवाइड कर दिया। ठीक, दिखाता हूं मैं आपको, x, कल भी आप लोग जल्दी चले गए थे, हाँ हाँ, तो भी जल्दी चले गए थे। ये देखिए, सबसे पहले क्या निकालते हैं, सेंटर वैल्यू 8 आएगी, मीन 8 की डिस्पर्शन सब कर रहा है, ईच आइटम के साथ स्मॉल x का मतलब पता है क्या है, स्मॉल x का मतलब होता है डिस्पर्शन फ्रॉम मीन, और dx का मतलब क्या होता है, डिस्पर्शन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, और बड़े x का मतलब वेरिएबल है, बड़ा x वेरिएबल होता है, स्मॉल x डिस्पर्शन होती है, डिस्पर्शन फ्रॉम मीन, स्मॉल x स्मॉल y या स्मॉल z। ठीक है, x की स्मॉल x डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन ऑफ x, स्मॉल y डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन ऑफ y, स्मॉल z डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन ऑफ z। अगर मैंने dx बोला तो अज्यूम मीन की डेविएशन x की, dy बोला तो अज्यूम मीन से डेविएशन है y की, और dz बोला तो अज्यूम मीन से डेविएशन है z की। ठीक है, तो ये x लिखा मैंने डेविएशन निकालने के लिए, सब में से 8 को माइनस कर दूं, -6 -4 -2 0 2 4 6, साइन को अब देखो, ये तो टोटल 0 बन गया, फिर तो डिस्पर्शन निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि डिस्पर्शन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0 होती है, वो इसलिए 0 होती है, साइन प्लस ग्रेविटी मीन पढ़ा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने की वजह से वो रिप्रेजेंट कर देता है, वो एक्चुअल में वो मीन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैथमेटिकली कर रहा है, मैथमेटिकली कर रहा है। डिस्पर्शन माइनस वाली भी सेम है, पॉजिटिव वाली भी सेम है, तो बराबर हो गए, तो इसलिए हम साइन इग्नोर मारो, लो जी साइन इग्नोर कर दिए, मॉडुलस ले लिया। ठीक है, साइन इग्नोर कर दिया, नहीं तो डिस्पर्शन आएगी नहीं। जब हम साइन इग्नोर करेंगे तो 6 4 2 0 2 4 24, ये तो टोटल डिस्पर्शन आ गई, हमें तो एवरेज चाहिए कितनी, तो मीन डेविएशन जो आई आपकी, यानी कि ऑन एन एवरेज हर वैल्यू अपने मीन से 3 से डेविएट कर रही है। ठीक ठीक, बताइए 3.5 3 बिल्कुल भी नहीं है वो, तो मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है, बताओ 3.42 आ गया, तो ऑन एन एवरेज हर वैल्यू मीन डेविएशन से इतनी डेविएट हो रही है, हर वैल्यू इतनी डेविएट हो रही है, और डेविएशन लेफ्ट साइड में भी हो सकता है और राइट साइड में। डेविएशन का मतलब डेविएशन है, इट्स नॉट कि आपसे बड़ी वैल्यू हो सकी है और आपसे छोटी वैल्यू, डेविएशन बोथ साइड है। ठीक है, मेरे से लंबा मेरे से डेविएट कर रहा है, आपकी क्लास मेरे से लंबा क्यों होगा, 6 है, आपकी क्या है, हाँ तो छोटा है ना, छोटी रहोगे, और छोटे हैं उसका भी डेविएशन सेम ही है, तो डेविएशन नहीं पड़ता, डेविएशन तो इसका इसलिए डेविएशन का साइन नहीं होता। डिस्पर्शन आप चेक करोगे, डिस्पर्शन का कभी भी साइन नहीं होता, आप जब भी डिस्पर्शन का आंसर निकालो ना ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्पर्शन बेसिकली डिफरेंस को इंडिकेट करती है, और डिफरेंस आपसे छोटी वैल्यू का भी हो सकता है आपसे, और आपसे बड़ी वैल्यू का भी हो सकता है। तो काफी दुखी हो आप लोग
इसलिए मैं आज आपको छोड़ रहा हूँ, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।